जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला का ये पहला वीडियो आपके सामने। इससे पहले मैंने भूगोल और मैथ से संबंधित काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। तो आज से हम कुछ दिन के लिए इतिहास को भी देखेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे सभी चीज़ें अगर कवर होती रहे तो अच्छा रहेगा। तो आज हम आधुनिक भारत को शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री को हम 3 भागों में पार्ट कर पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक भारत से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चूंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। बाकी की हिस्ट्री को भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। भारत में जो यूरोप से कंपनियां आई थी उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर यूरोपियन कंपनियां भारत में आई क्यों थी। तो यूरोपियन कंपनियों का भारत में आने का प्रारंभिक उद्देश्य तो व्यापार करना ही था, लेकिन जब वो भारत में आए और यहाँ पे व्यापार किया और यहाँ के शासकों की स्थिति को देखा कि ये सब आपस में बटे हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपना शासन भी प्रोग्राम कर दिया और भारत के क्षेत्र को कब्जा करते रहे, ठीक है। हालांकि जब भारत में मुगल वंश का समय चल रहा था और उस समय अकबर लगभग अपने वृद्धावस्था में था और उस समय यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था, ठीक है। उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। वहाँ पे व्यापारियों को बहुत होड़ मची हुई थी कि हम यहाँ भारत से ज़्यादा व्यापार करेंगे, ठीक है। उस समय कुसुमतुनिया एक जगह है तुर्क में, वहाँ पर आपसी विवाद की वजह से मध्य एशिया में ये मार्ग बंद हो गया। अब जमीनी मार्ग बंद हो जाने की वजह से वहाँ के व्यापारी भारत में आ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो वहीं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर एक शासक थे यूरोप के, प्रिंस हेनरी, उन्हें उन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, ठीक है, नेविगेटर। उन्होंने नाविकों को जो समुद्री रास्ते की खोज करते थे उनको काफी प्रोत्साहित किया यूरोप से कि आप जाएं और भारत के लिए जल मार्ग का पता लगाएं, ठीक है। ये श्रृंखला सबसे पहले निकला था कोलंबस, ठीक है। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन उसने उत्तर अमेरिका की खोज कर ली, चूंकि यूरोप से यहाँ पे उत्तरी अमेरिका पड़ती है, ठीक है। तो कोलंबस अमेरिका की खोज कर ली, ठीक है। उसके बाद निकले वास्को डी गामा। उन्होंने ये जल मार्ग केप ऑफ गुड होम के मार्ग से अफ्रीका के इधर से होते हुए आकर केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। वहां का जो मौर्य उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूरोपवासी से उनकी क्या मजबूरी थी तो आपने जान लिया, और क्यों भारत में आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उस समय भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बारी बारी से कंपनियों के आगमन के क्रम को, कंपनियों के स्थापना क्रम को, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल व्यापारी वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है और वहां का राजा जम्मू में उसका स्वागत करता है, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर दर्शा भी दिया है। वास्को डी गामा को भारत की खोज यानी जल मार्ग की खोज के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं डच की। 1595 ईस्वी में डच भारत में आए, लेकिन भारत के इंडोनेशिया वाले भाग में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंग्रेज। 1600 ईस्वी में अब वो काफी दिनों तक भारत पे रहते हैं और भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फिर हमने अंग्रेजों से आज़ादी 1947 में ही जाकर पाई थी, सोच लीजिए। हालांकि यहाँ से उन्होंने शासन करना प्रारंभ नहीं किया। शासन करना तो प्रारंभ हुआ था बक्सर का, और बक्सर के प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद कन्फर्म हो गया था कि अंग्रेजी शासन जो है वो भारत में इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, लेकिन शुरुआत तो लगभग हो चुकी थी यहाँ से। फ्रांस यानी फ्रेंच 1664 ईस्वी में भारत आए, ठीक है। तो कंपनियों के आगमन क्रम में हम एक ट्रिक याद रखते हैं, पी या पू ड भ, ठीक है, या पुडप बोले या पुडप। पी सबसे पहले तो सबसे शांत होता है, पी डी ए और एफ, पीडीएफ आप जानते हो ना। तो पी डी एफ कहने हैं तो हम ए और एफ को एक साथ ले लेना है, ठीक है। पी मतलब पुर्तगाल, डी मतलब डच, ए मतलब अंग्रेज और एफ मतलब फ्रांस। सबसे पहले पुर्तगाल 1498 में, फिर आए थे डच 1595 में, और फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। उसके बाद 1664 में फ्रेंच आए, ठीक है, सॉरी। अब आते हैं कंपनी की स्थापना क्रम। कंपनी के आगमन क्रम से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसके बाद कंपनी के स्थापना क्रम से भी क्वेश्चन बनता है। तो कंपनी के स्थापना क्रम में देखें, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई सूरत में। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और उन्होंने सबसे पहले 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी और यहीं व्यापारी कोठी बनानी प्रारंभ की। फिर किन्हीं कारणों से वो कंपनी वहाँ बननी रुक गई। उसके बाद फिर जाके प्रथम कोठी जो सही रूप से बन के तैयार हुई वो 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा हुई थी। अब बाद में 1613 में ये जो अधूरी रह गई थी वो भी पूरी हो गई, ठीक है। अब आते हैं डच। 1605 ईस्वी में डच आए भारत, सॉरी, डच तो आए थे 1595 में, लेकिन भारत के इंडोनेशिया वाले भाग में चले गए थे, इसलिए वो आए तो अंग्रेजों से पहले से, लेकिन जब कंपनी स्थापना की बात आती है तो अंग्रेजों से पीछे रह जाते हैं।
1605 में अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाते हैं मसूलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंच 1664 ईस्वी में, और उन्होंने सूरत में अपनी व्यापारी कोठी बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक बार देख लिया, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन का जो क्रम चल रहा था, उसमें सबसे पहले आखिर क्यों आए थे यूरोपीय वासी? तो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जो जमीनी मार्ग बंद हो जाने की वजह से उन्होंने स्थल जल मार्ग की खोज की, और इस तरह कुछ केप ऑफ गुड होप के मार्ग अफ्रीका महाद्वीप से इधर होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। वहाँ के राज्यों में उनका स्वागत किया। उसको कंपनी का सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस। उसके बाद कंपनी स्थापना क्रम की बात आती है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, तब डच और तब फ्रेंच। अब देखते हैं पुर्तगालियों के भारत आगमन के बाद क्या क्या स्थितियां बनी थी। तो पुर्तगाली जब भारत में आए तो अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग से 1498 में प्रथम बार पुर्तगाली भारत आए। आने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज नामक एक पुर्तगाली व्यापारी आता है और अपने पूरे समूह के साथ आता है भारत से व्यापार करने के लिए, ठीक है। ये भारत में आते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे यूरोप में मसाले वगैरह नहीं होते थे, और भारत के मसाले यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध थे। जब यहाँ से व्यापारी मसाले लेकर भारत से व्यापारी मसाले यूरोप में जाते थे और उन्हें बेचते थे, सभी खर्चे काट कर लगभग 60% 40% का मुनाफा लगभग हो जाता था। इसी वजह से यहाँ पे व्यापारियों के आने की होड़ मची हुई थी, ठीक है। ये भारत से मसाले, कपड़े और काली मिर्च, स्पेशली मसालों में काली मिर्च की ये भारत ले जाते थे, क्योंकि काली मिर्च वहाँ पे सर्दी के दिन बर्फबारी ज़्यादा होती थी, इसलिए बाकी सब्जियाँ नहीं मिल पाती थी। ये काली मिर्च को नमक के साथ मिलाकर मटन यानी मांस पे लगा के खाते थे। इसी वजह से काफ़ी डिमांड होती थी काली मिर्च की यूरोप में। यही वजह था कि काली मिर्च और स्पेशली मसाले के व्यापार होते थे भारत से ज़्यादा होते थे, ठीक है। उसके बाद जब वो पुर्तगाली भारत में आ गए तो उन्होंने यहाँ पे जो व्यापार करने की अपनी मंशा से तो आई थे, लेकिन जब वहाँ पे भारतीय राजाओं की स्थिति को देखा और मात्र बहुत कम कम पैसे पर कर देते हुए, टैक्स देते हुए भारत में बिना कि व्यापार करने लगे, बल्कि उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को भी फैलाना चालू कर दिया और भारत के कई भागों में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। हालांकि 1498 में पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गोवा से 1964 में पुर्तगाली जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम वायसराय की। तो प्रथम वायसराय जो पुर्तगाल की तरफ से नियुक्त हुआ था भारत में, वो था अल्मीडा। 1505 ईस्वी में भारत आता है और 1509 ईस्वी तक भारत में रहता है, ठीक है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी एक नीले पानी की नीति थी, और इसका यह मानना था कि जितने भी नीले पानी का क्षेत्र है उस सब पे पुर्तगाल का राज होना चाहिए। ये सोचकर इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाई थी, ठीक है। इसके क्षेत्र में यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली कंपनियों का काफ़ी अच्छा विकास हुआ। हालांकि इसने पहली बार भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और यूरोपियन कंपनियों का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन इसे भारत में पुर्तगाली शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो बात आती है वास्तविक संस्थापक की, तो ये दूसरा वायसराय आया था अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी में आता है, 1515 ईस्वी तक रहता है। इससे भारत में पुर्तगाली शासन का पुर्तगाली ने भारत में जो कब्जा किया था उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। इसने कोचीन को राजधानी बनाई और वहीं से अपने प्रशासनिक कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया। काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक टैग कर रखा है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह को किसने हराया था? तो अल्बुकर्क ने हराया था। उसने गोवा को जीत लिया था, ठीक है। इसने विवाह नीति चलाई थी। इसने खासकर भारतीय युवतियों की शादी पुर्तगालियों से करवाई, ठीक है, पुर्तगाली युवकों से। स्पेशली जो सैनिक वगैरह, व्यापारी वगैरह आते थे, उन्होंने भारतीय युवतियों की शादी कराई, क्योंकि वो यहाँ के माहौल में ढल सके और भारतीय उन्हें अपना सके, ठीक है। इसलिए इसने विवाह नीति चलाई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने भारत में विवाह नीति चलाई थी, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में विवाह नीति चलाई थी? तो अल्बुकर्क ने चलाई थी। किस पुर्तगाली गवर्नर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किसने भारत में गोवा को आदिल शाह जीता था? तो अल्बुकर्क। तो एक सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं एक और चीज, इसने 3G पॉलिसी चलाई थी, गॉड गोल्ड ग्लोरी। गॉड मतलब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, गोल्ड यानी कि धन अर्जित करना भारत से, और ग्लोरी यानी कि सम्मान के साथ, ठीक है। तीसरा वायसराय भारत में आया था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने जो बीजापुर के शासक गोवा
से गोवा जीतकर अम्बेडकर ने पुर्तगाल के प्रशासनिक क्षेत्र में मिला लिया था। तीसरा व्यवसाय नीनो डी कुन्हा ने उसे अपनी राजधानी बना ली। गोवा को राजधानी बनाकर यहीं से अपने कार्य क्षेत्र बना लिया और यहीं से शासन संचालित करने लगा। इसने 1535 में दीव को भी जीत लिया और 1559 ईस्वी में दमन को भी जीतकर पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में पपीता, नाशपाती, अनाज जैसी चीज़ों भी लेकर आए थे। ठीक है, एक बार आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ तक हमने रिकॉल पहले कर चुके हैं, तो यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। पुर्तगालियों को भारत के आगमन का जो क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे यूरोपीय कंपनियों में। अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होम 1498 में पहली बार पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा को भारत में समुद्री मार्ग की खोज के लिए जाना जाता है। 1498 वास्को डी गामा आया। 1500 में पेट्रो अल्वारेज आया, समूह का नेतृत्व कर रहा था वो। और 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है। इनके आने का उद्देश्य क्या था? भारत स्पेशली मसाले और कपड़े, मसालों में स्पेशली काली मिर्च, इनकी काफ़ी डिमांड थी यूरोप में। ठीक है, उसके प्रथम वर्ष रहा था अल्मीडा 1505 में और 1509 ईस्वी तक रहता। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसके नेतृत्व में कंपनियों का विकास हुआ। उसके बाद दूसरा गवर्नर आता है, वायसराय आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में आता है, 1515 ईस्वी तक भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करता है। इसे पुर्तगालियों के शासन का जो था वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने पहली नाजी शासित शासन चलाया, बल्कि पहली बार भारतीय क्षेत्र को जीतकर पुर्तगाल क्षेत्र में लाया और बीजापुर के शासक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करके सैन्य बल की मदद से इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर पुर्तगाल क्षेत्र में लाया 1510 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा इसने विवाह नीति चलाई थी भारतीय युवतियों की शादी स्पेशली पुर्तगाल के युवकों से कराने की, ताकि भारतीय उसे अपना मान सकें। उसके अलावा इसने 3G पॉलिसी चलाई थी, गॉड गोल्ड ग्लोरी, यानी ईसाई गॉड मतलब ईसाई धर्म का प्रसार करना, गोल्ड मतलब धन अर्जित करना, ग्लोरी यानी सम्मान के साथ शासन संचालित करना। उसके बाद तीसरा वायसराय आता है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा गोवा को राजधानी बनाता है और वहीं से अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने लगता है। 1535 में इसने दीव को जीता और 1559 में दमन को जीता, पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लेता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की भारत में लाए थे। इसके अलावा उन्होंने पपीता, अनाज और नाशपाती जैसे फलों को भी भारत में लाए थे। ठीक है, तो आधुनिक भारत के श्रृंखला का पहला वीडियो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए इस बार मैं थोड़ा पीछे हो जा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, अपने पास जो आपने नोटबुक रखी होगी, तो वहाँ से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। स्पेशली पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि जब आप किसी भी चैप्टर के जब आप सब्जेक्ट यानी टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, तो अब उसके बाद आपको जाकर उसका ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, ताकि आपको जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपके दिमाग जो है रिकॉल करेगा और पीछे से बताएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अधिकतर बच्चे जो कंपटीशन दुनिया में आते हैं नए नए, तो सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चले जाते हैं और वहाँ से उन्हें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि पहली बार में अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाने जाओगे तो निराशा आपको हाथ लगी। पहले आप सब्जेक्टिव पढ़िए, अच्छे तरीके से पूरे सब्जेक्ट कवर कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बनने लगेंगे। ठीक है, यही तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद।